जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी का हिस्ट्री यानी इतिहास चैप्टर 2 करने वाले हैं। देखिए, आपको जो हिस्ट्री है उसमें आपको 3 बुक है। हर बुक में 4-4 चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर ईंट मन के तथा अस्थियाँ कर चुके हैं। ये दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। देखिए, जो आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को उम्मीद है कि दिख रहा होगा, PDF नहीं ना कटा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हड़प्पा सभ्यता हम लोग देखे थे। मोहनजोदाड़ो, रूथ और हड़प्पा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। देखिए, अब स्टार्ट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्ष के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ उसके 1500 वर्ष मतलब 1500 वर्ष बाद, 1500 वर्ष एक लंबा अवतार हो जाता है। मतलब अगर एक आदमी 100 साल जीता है तो 15 आदमी आके अवधित कर जाए, उसके बाद एक आदमी का 15 बार जन्म हो, उसके बाद का ये कहानी है। जब सिंधु ने वहाँ पे क्या हुआ, हड़प्पा में विकास हुआ। जब सिंधु नदी और उसके उपनदियों के किनारे रहने वाले लोग द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। देखिए, सिंधु नदी और उसके जो किनारे पे रहते थे उनके द्वारा क्या लिखा गया, ऋग्वेद। दिख रहा है। उत्तर भारत, दक्कन प्रथा और कर्नाटक के कई क्षेत्र में कृषक के जो बस्तियाँ हैं वो अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों का भी प्रमाण मिलते हैं। जो दक्कन और दक्षिण भारत है वहाँ पे कैसा परिणाम मिलता है, तो चरवाहा बस्तियाँ का भी प्रमाण मिलता है दक्कन और दक्षिण भारत में। ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों को अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। दक्षिण भारत में जो डेड बॉडी है उसको अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए थे। ठीक है, कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियार को भी दफनाया गया। मतलब लोहे से बने उपकरण तथा हथियार को भी, जो हथियार होते हैं उसको भी दफनाया गया है। ठीक है, आइए हम लोग एक पंक्ति और देख लेते हैं। इतिहास का इस प्रकार के विकास का आकलन करते हुए अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जो इतिहासकार हैं तो ये सबको अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, तो ग्रंथ हो गया, सिक्का हो गया, कोई पिक्चर दिख गया, इसी प्रकार का जो दिखा उसके हिसाब से एक अनुमान लगाते हैं। जैसे नहीं समझते, एक एग्जाम्पल के दौरान आपको समझाते हैं। आप अभी जहाँ पढ़ रहे होंगे, घर पे होंगे, लाइब्रेरी में होंगे, जहाँ भी होंगे, तो आपके पास एक बुक होगा और मोबाइल में वीडियो चल रहा होगा। तो जब आप अगर यहीं पे हम लोग नीचे जम जाते हैं, कुछ हमारे ऊपर भूकंप आ जाता है, गिर जाता है, तो क्या निकलेगा कि हाँ पढ़े के एथी थे, क्या पढ़ते थे, बुक था, फ़ोन का कुछ निशान मिलेगा तो ये पता लगेगा कि हाँ वहाँ पे पढ़े के फ़ोन भी यूज करते थे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 फ्रेंडशिप और प्रियदर्शी। आइए इसको देखते हैं। दिखा होगा, कट नहीं हुआ होगा। आइए इसको अब देखा जाए क्या है नहीं है। भारतीय अभिलेख विज्ञानों में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। एक उल्लेखनीय प्रगति कब हुई, 1830 के दशक में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एक अधिकारी जेम्स फ्रिंसेप ने ब्राह्मी और खोस्ती लिपि का अर्थ निकाला। 1830 के दशक में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एक अधिकारी थे जेम्स फ्रिंसेप। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मी और खोस्ती लिपि उसका अर्थ निकाला। इसका ये जो शब्द लिखा हुआ इसका अर्थ क्या होता है। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। इन लिपियों का जो है उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। अभिलेख जहाँ पे हम लोग चिपकाते हैं, देखिएगा। अगर अभिलेख नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा रहा आपको। आपको के आसपास गांव में, शहर में, जहाँ भी आप हैं, तो कोई रोड बनाया,
तो जो रोड बनाया जाता है तो वहाँ पे लिखा जाता है इस विधायक के द्वारा बनाया गया है या इस संसद के द्वारा बनाया गया है, गाँव में है तो इस मुखिया के द्वारा बनाया गया है, ये सब लिखा जाता है ना, उसी को कहते हैं। ठीक है, अविवेक। तो प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अविवेक और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृत वाले राजों का नाम लिखा है। मनोहर मुखाकृत वाले राजों का नाम लिखा है। कुछ अविवेकों पर राजा का, आइए आगे देखते हैं। कुछ अभिलेख पे राजा का नाम क्या लिखा हुआ था? अशोक। देखिए स ये वाला है, वो स नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक जो था सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। ठीक है, इन शोधों से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। इन शोधों से जो आरंभिक भारत है के राजनीतिक इतिहास को अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावली को पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेख ग्रंथों का उपयोग किया। देखिए, जो भारतीय और यूरोप के विद्वान हैं, उपमहाद्वीप पर शासन करने जो प्रमुख राजवंश की वंशावली है, वंशावली समझते हैं? देखिए, वंशावली क्या होता है? मतलब एक ही खानदान के लोग, आपके दादाजी, फिर पिताजी, फिर आप, फिर आपके बच्चे, तो वही एक वंशावली चल रहा है, उसी को कहते हैं। को पुनर्रचना मतलब उसको फिर से रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे, जो अलग अलग भाषा में अभिलेख लिखे थे, ग्रंथ का उपयोग किया। तो परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया था। 20वीं सदी का जो आरंभिक हुआ उसी में क्या हो गया था? एक जो उपमहाद्वीप का राजनीतिक इतिहास है उसका एक सामान्य चित्र, मतलब जनरली एक पिक्चर तैयार हो गया था कि ऐसे ऐसे होता था। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया, राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध है। राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक तथा सामाजिक विकास जो हुआ, मतलब राजनीतिक परिवर्तन मतलब राजा का बदलना, और आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, और सामाजिक मतलब जो हमारे समाज के उनका विकास के बीच कोई संबंध है क्या, ये पता लगाने की कोशिश की। सीखी यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे लेकिन संभव सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। ये पता चल गया कि संबंध है लेकिन डायरेक्ट संबंध हमेशा नहीं थे। ठीक है, आगे देखें। आइए, प्रारंभिक राज्य। देखिए, 16 महाजनपद, इसको बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आइए देखिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 36वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कार्य माना जाता है। जो 36वीं शताब्दी ईसा पूर्व है उसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कार्य माना जाता है। इस कार्य के प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़त प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इनमें आरंभिक राज्यों जो राज्य थे, नगर थे, इनमें क्या लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन का भी इसी शताब्दी में, 36वीं शताब्दी में ही ईसा पूर्व विकास हुआ था। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक जो ग्रंथ देखिएगा, मतलब जो स्टार्टिंग का ग्रंथ है उसमें महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपद नाम से कितने राज्य? 16। ठीक है, यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची में इस ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन जो महाजनपद का नाम इसमें एक समान नहीं है, लेकिन बजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गधा, अवंती जैसे नाम प्राय में होते हैं। देखिए, कुछ कुछ नाम अलग अलग था सब में, लेकिन कुछ ऐसा नाम है जो सब में कॉमन था। क्या क्या? बजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती। ठीक है, कॉमन नाम से पूछो कौन कौन मिलता था, तो बजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, ये सब में मिलते थे। इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते हैं। मतलब ये जो महाजनपद थे 7, बजी एक हो गया, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, 7 महाजनपद, ये महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते थे। इसलिए ना सब में इसका नाम कॉमन है और सब दिया है। अब देखिए, सबसे आसान कोई क्वेश्चन है तो सब देता है कि नहीं?
या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे तो आप लोग भी जो पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। आइए इस कर अधिकांश महाजनपद के ऊपर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। देखिए अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, लेकिन जिनमें गण और संघ है उनमें कई लोगों का समूह शासन करता था। ठीक है, मतलब एक कैबिनेट कह सकते हैं। इस समूह के प्रति व्यक्ति राजा कहलाते थे, मतलब हर व्यक्ति उसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन गणों से संबंधित थे। भगवान महावीर और जो बुद्ध हैं, भगवान महावीर जैन धर्म के हैं, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के, इस गणों से संबंधित थे। बजी संघ का ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। बजी के साथ साथ और भी कुछ गण हैं जहाँ पे राजा सामूहिक नियंत्रण रखते थे। ठीक है, यदि स्रोतों के अभाव में, मतलब स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। देखिए हमारे पास उतना नहीं है स्रोत, इससे पूरा तो इतिहास नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन अनुमान है कि कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। महाजनपद मतलब देखिए एक स्टेट मान सकते हैं, उसकी एक राजधानी होती थी। जैसे बिहार का राजधानी है पटना, यूपी का है लखनऊ, कोई पश्चिम बंगाल का है कोलकाता, ऐसे ही झारखंड का रांची। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था, मतलब एक चारों किला कर दिया जाता था ताकि खतरा नहीं हो। किलेबंद राजधानियों को रख रखाव और प्रभावी सेनाओं, जो किलेबंद है उसकी राजधानी का रख रखाव कौन करते थे? सेना। आइए आगे देखते हैं। सेना और नौकरशाही के भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। उनके रख रखाव के लिए सेना और नौकरशाही की आवश्यकता होती थी। लगभग 36 शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए कब? 36 शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने क्या किया? धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इनमें शासक सहित अन्य कई नियमों का निर्धारण किया गया। मतलब ये जो धर्मशास्त्र नाम का ग्रंथ हुआ ना, इसमें शासक सहित अन्य के लिए, मतलब शासक और जो प्रजा दोनों के लिए कई नियम निर्धारण किए गए। और यह व्याख्या की जाती है कि शासक ताराजीय वंश से ही होंगे, शासक क्षत्रिय वंश से ही होंगे। माफ करिएगा, क्षत्रिय वंश। ठीक है, शासकों का जो काम होगा किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। शासक का काम क्या? किसान, व्यापारी और शिल्पकारों से क्या? भेंट वसूलना माना जाता था। कर मतलब टैक्स, भेंट मतलब गिफ्ट। अब ये क्वेश्चन है, क्या जो वनवासी थे और चौराहा थे, उन चौराहा मतलब जो भेड़ चराते थे, उनसे भी टैक्स लिया जाता था? हमें तो इतना ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था ना, कि आपके पास धन कमी है तो पड़ोसी राज्य पर अटैक कर दिया, वहाँ पर जीत गए तो उसका सब धन अपना। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाओं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर ली। कुछ जो स्टेट थे अपना अस्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर ली। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जो प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाते थे। कुछ लोग अपना तैयार कर, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दिख रहा है 16 महाजनपद का आपको बताया, उसमें प्रथम था मगध। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि मगध क्या है। उसके बाद देखिए 36 से 34 शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। 36 से 34 शताब्दी में मगध क्या बन गया? सबसे शक्तिशाली महाजनपद। मगध बिहार में पड़ता है, पटना। जो देखिए पटना, जहानाबाद, गया का क्षेत्र है, इसको मगध कहा जाता था बाबू। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा यह लोहे की खदान भी आसानी से उपलब्ध थी।
ठीक है, जिससे उपकरण और हथियार बनाना संभव होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। जंगली क्षेत्र में हाथी थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियाँ भी किसे आवागमन सस्ता एवं सुलभ होता था। गंगा और इसकी उपनदियाँ मतलब सहायक नदियाँ से आवागमन क्या होता था, सस्ता और सुलभ हो जाता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध के लेखक ने मगध को महानता के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। मतलब मगध को महान होने का विभिन्न शासक जो थे उनकी नीतियों को बताया। कौन? बौद्ध और जैन के कुछ जो राइटर थे वो। इन लेखक के अनुसार बिंबिसार, आइए, अजातशत्रु और महापद्मनंद, देखिए एक महापद्मनंद थे, ऐसे प्रसिद्ध राजा अंततः महत्वाकांक्षी शासक थे और उनके मंत्री उनकी नीतियों को लागू करते थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद ये क्या थे? महत्वाकांक्षी शासक थे और उनके मंत्री इनके नीतियों को लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी। मतलब राजगाह राजगीर, राजगाह नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ पर देखिएगा राजगीर मगध की राजधानी थी। कब? स्टार्टिंग में, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में राजगीर यहाँ की क्या थी? राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस सब का अर्थ है राजाओं का घर। राजगाह का अर्थ क्या होता है बाबू? राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। अभी भी आप जाइएगा राजगीर में तो देखिएगा कि पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। अब गए होंगे या नहीं गए थे, एक जाकर देखिएगा। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया गया। वहाँ से किसको बनाया गया 4वीं शताब्दी में? पाटलिपुत्र, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता, जिसे पटना कहा जाता है, जिसके गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। गंगा के रास्ते यहाँ पे आना आसान हो जाता था इसके कारण। आइए अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए। तो देखिए कुछ आप लोगों को एक पिक्चर दिखा देते हैं। देखें एक पिक्चर, ये राजगीर के किले की दीवार है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है एक आरंभिक समाज है। आरंभिक साम्राज्य में हम लोग मौर्य समाज की भी जानकारी देखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मतलब ये नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।